नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शिवा IAS एस्पिरेंट पर। दोस्तों हम लोग क्लाइमेटोलॉजी कर रहे थे फिजिकल ज्योग्राफी में, जो कि दृष्टि IAS की क्विक बुक हम लोग कवर कर रहे थे ज्योग्राफी के, और उसमें हम लोगों ने कई टॉपिक कवर कर लिए थे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्लोइंग ऑफ विंड यानी पवन संचार के बारे में। इसके बाद आपके क्लाइमेटोलॉजी के 2 चैप्टर बचेंगे, वो भी मैं जल्दी ही कवर करवा दूंगा। वैसे तो मैं आप लोगों को बता दूं, हम लोग बीच में इंडियन ज्योग्राफी पढ़ने लगे थे, लेकिन क्लाइमेटोलॉजी के कुछ टॉपिक्स बच गए थे, तो मैंने सोचा पहले उनको कवर कर ही लेते हैं, उसके बाद हम इसको शुरू कर देंगे। शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आपने इसके पीछे के वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, या फिर चैनल पे बहुत सारे वीडियो तो नहीं पड़े हैं, लेकिन इस टॉपिक के वीडियोज पड़े हुए हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो पवन संचार के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। कह रहा है पृथ्वी के धरातल पर वायु दाब में भिन्नता के कारण ही वायु में गति उत्पन्न होती है। पीछे हमने बताया था हाई प्रेशर, लो प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ कैसे हवा चलती है, सारी चीजें हमने पिछले वीडियोज में समझा दी है। कह रहा है कि इसी गतिशील वायु को पवन कहते हैं, यानी कि जो गतिशील वायु है उसको हम लोग क्या कहेंगे, पवन कहेंगे। जब वायु ऊर्ध्वाधर रूप में गतिमान होती है तो उसे हम वायुधारा कहते हैं। यानी कि अगर क्षैतिज के समांतर चल रही है कोई वायु की गति है क्षैतिज के समांतर, तो उसे हम लोग पवन कहेंगे। लेकिन अगर ऊर्ध्वाधर है, ऊपर से नीचे या फिर नीचे से ऊपर, तो उसे हम लोग वायुधारा कहते हैं। पवनें और वायुधाराएं मिलकर वायुमंडल की परिसंचरण व्यवस्था बनाती हैं। यानी कि अगर कोई धारा ऐसे चल रही है तो इसे पवन कहेंगे, फिर ये ऊपर जाएगी, इसको कहेंगे हम लोग वायुधारा, फिर इधर जाएगी, इसको भी पवन कहेंगे, और फिर नीचे आ जाएगी, इसको हम लोग वायुधारा कहेंगे। इस तरह से वायुमंडल का परिसंचरण व्यवस्था बनती है। आगे कह रहा है पवनें उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर प्रवाहित होती हैं। वायुदाब की भिन्नता पर ही पवनों की गति निर्भर करती है। जितनी वायुदाब में भिन्नता होगी उतनी ज़्यादा पवन की गति होगी। वायुदाब में जितनी भिन्नता जितनी अधिक होगी, पवनें उतनी ही तीव्रता से प्रवाहित होंगी। तो पवनों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ विंड्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे प्रचलित पवनें यानी स्थायी पवनें कुछ होती हैं, सामयिक पवनें या फिर मौसमी पवनें होती हैं कुछ, और कुछ स्थानीय पवनें, लोकल लेवल पे जो पवनें चलती हैं। जो स्थायी पवनें हैं ये हमेशा आपको मिलेंगी देखने को। सामयिक या मौसमी पवनें होंगी जो एक फिक्स मौसम में, मानसून में देखने को मिलेंगी आपको, और ऐसे ही स्थानीय जो पवनें हैं कुछ एरिया में ही आपको देखने को मिलेंगी। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या उनसे देखेंगे, प्रचलित पवनों के बारे में जानकारी लेंगे। प्रचलित पवनें पढ़ें उसके पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर और किसी टॉपिक पे किसी भी सब्जेक्ट के वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो आ जाएगी। और वीडियो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना अगर पसंद आए तो, ठीक है। और आपको अगर ये बुक खरीदनी है तो ऑफलाइन या ऑनलाइन कहीं भी आप खरीद सकते हैं। चलिए देखते हैं प्रचलित पवनों के बारे में। वर्ष भर निश्चित दिशा में, यानी कि जो प्रचलित पवनें होंगी ये एक निश्चित दिशा में वर्ष भर चलेंगी। प्रवाहित होने वाली पवनों को प्रचलित या स्थानीय पवनें कहा जाता है। इस प्रकार की पवनें 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 व्यापारिक या फिर सन्मार्गी पवनें, पछुआ पवनें और ध्रुवीय पवनें। चलिए देख लेते हैं। मैं आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं ध्रुवीय पवनों के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 0 डिग्री है, इक्वेटर है। ये 30 से 35 डिग्री का जो है अक्षांश है, और ये 60 डिग्री टू 65 डिग्री का अक्षांश है, और ये 90 डिग्री यानी ध्रुव है। तो यहाँ से जो पवन चलेगी, इधर से आप देख रहे हैं ये पवन इधर की ओर चल रही है। हमने कैसे ये मुड़ती हैं सारी चीज़ें पिछले वीडियोज में समझा रखी है, कोरिलस बल वगैरह। ये पवन जो चल रही हैं, ये देखिए, ये जो पवनें आपको मिल रही हैं कहाँ पे, इक्वेटर के पास, इनको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रचलित व्यापारिक पवनें। व्यापारिक पवनें इनको बोलेंगे, ट्रेड विंड्स बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, ये आ रही हैं पूर्वा से, तो इनको हम लोग पूर्वाभी पवनें बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पवन और ये पवन, ये पश्चिम से और आती हुई प्रतीत हो रही हैं। आप देखेंगे तो इनको हम लोग पछुआ पवनें कहते हैं। और ये देखिए यहाँ पे जो ध्रुव है, ध्रुव पर से इधर पवनें आ रही हैं, लेकिन ये पूर्व से आती हुई प्रतीत होंगी, तो इनको हम लोग ध्रुवीय पूर्वा पवनें बोलेंगे, ठीक है। तो ये आप देख चुके हैं तीनों टाइप की पवनें, व्यापारिक या सन्मार्गी पवनें, पछुआ पवनें और ध्रुवीय पवनें। तो आप यहाँ पे अच्छे से देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं व्यापारिक या सन्मार्गी पवनों के बारे में, ट्रेड विंड्स के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंधों से भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब कटिबंधों की ओर चलने वाली पवनों को सन्मार्गी या व्यापारिक पवनें कहते हैं। सारे के सारे कटिबंध और हमने प्रेशर बेल्ट पीछे पढ़ रखे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने वो नहीं देखा तो प्लीज देख लीजिए, उसके बाद ही इसी देखें, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। आगे कह रहा है उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा पूर्व की ओर और दक्षिणी कह रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा क्या होती है, उत्तर पूर्व से। यानी कि अगर आप देखोगे तो ये नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट से
दक्षिण पश्चिम यानी इस तरह से इनकी दिशा होती है, तथा दक्षिणी गोलार्ध में जो दक्षिणी गोलार्ध होगा उनमें इनकी दिशा जो है दक्षिण पूर्व से लेकर किधर होगी, उत्तर पश्चिम की ओर, इस तरह से इनकी दिशा मिलेगी। ठीक है, कह रहा है कि अतः इन्हें पूर्वा पवने कहते हैं ईस्टर्ली कहते हैं, क्योंकि ये पूर्व से आते हुए प्रतीत होती है। ठीक है, आगे कह रहा है व्यापारिक सन्मार्गी पवने हम लोगों ने पढ़ लिया है। आगे कह रहा है इनको व्यापारिक या वाणिज्यिक पवने इसलिए कहा जाता है, तो आप याद रखिएगा व्यापारिक या वाणिज्यिक पवने क्यों कहा जाता है, क्योंकि यूरोप में व्यापारी इन्हीं पवनों के सहारे समुद्री मार्ग के लिए जाया करते थे। ठीक है, तो ये है इसका कारण। व्यापारिक पवनों की विशेषता के बारे में अगर देखा जाए तो कह रहा है कि ये पवने 30 डिग्री लगभग 30 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांशों के मध्य भूमध्य रेखा की ओर चलने के कारण अधिक गर्म एवं शुष्क होती है। तो क्या ये गर्म एवं शुष्क होती है? तो हाँ बिल्कुल, इसलिए ये पवने प्रायः वर्षा नहीं करती हैं। परंतु जब कभी ये किसी महासागर को पार करती हैं तो आर्द्रता से युक्त हो जाती हैं तथा महाद्वीपों के पूर्वी भागों में अत्यधिक वर्षा करती है। थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ, जैसे कि ये मान लो कोई महाद्वीप है, ठीक है, ये इक्वेटर है ये, ठीक है, इस तरह से हैं तीनों रेखाएं। ठीक है, ये कर्क रेखा, ये भूमध्य और ये मकर रेखा, और यहाँ से मान लो कि ये कोई क्या है, ये क्या है, तो ये आपका कोई महाद्वीप है और इधर महासागर है। ठीक है, आपको मैंने बताया कि ये पवनें इधर से आती हुई प्रतीत होती है। जब इधर से आएंगी तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे समुद्र का वाटर, जो समुद्र का पानी है, महासागर का पानी है, गर्म होगा और वेपर बनेगा। वेपर बनने के साथ ये क्या होगा, पवनों के साथ बह के आ जाएगा। ठीक है, तो जब पवनों के साथ आ जाएगा तो क्या करेगा, ये जो है यहाँ पे इस एरिया में यहाँ बारिश कर देगा, लेकिन यहाँ तक आते आते इनकी जो आर्द्रता होगी वो खत्म हो जाएगी, यानी पश्चिमी किनारे पे महाद्वीप की बारिश नहीं होगी और जो पूर्वी किनारा है वहां पे बारिश होगी। तो यही बात ऊपर बताई जा रही है। आगे कह रहा है ये पवनें महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में वर्षा नहीं करती हैं, क्योंकि पूर्वी भागों से वर्षा करते हुए जब ये पश्चिमी भागों में पहुंचती हैं तो शुष्क हो चुकी होती हैं, जिससे इन अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में उष्णकटिबंधीय मरुस्थलों का विकास होता है। ठीक है, क्योंकि बारिश नहीं होती है। महासागरों के पूर्वी भागों में व्यापारिक पवनें ठंडी समुद्री धाराओं के संपर्क में आने पर के कारण प्रायः वर्षा नहीं करती हैं। ठीक है, भूमध्य रेखा के निकट दोनों गोलार्धों की व्यापारिक पवनें आपस में टकराकर ऊपर उठती हैं तथा घनघोर वर्षा करती हैं। जो भूमध्य रेखा है, इधर से भी पवन आ रही, दक्षिणी गोलार्ध से भी, ये उत्तरी गोलार्ध से भी, ये दोनों मिलके अपराइजिंग होगी, दोनों ऊपर उठेंगी और जो है बहुत तेजी से वर्षा होती है यहाँ पे। ठीक है, आगे कह रहा है ये पवनें स्थायी सुनियमित रूप से सुनिश्चित पथ पर चलती हैं और इनका वेग 15 से 25 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। इनका वेग ग्रीष्म काल की अपेक्षा शीतकाल में अधिक होता है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, जो व्यापारिक पवनें होंगी इनका जो स्पीड होगी ये विंटर सीजन में ज़्यादा होगी, ना कि समर सीजन में। ठीक है, आपको ये बात याद रखनी है, इसको हाईलाइट करके आप लिख लीजिएगा, ये पूछा जा सकता है। हिंद महासागर में ये पवनें मानसूनी पवनों में परिणित हो जाती हैं, यानी कि यही जो पवनें हैं हिंद महासागर में जब देखते हैं तो ये क्या होती है, मानसूनी पवनों के रूप में बदल जाती है। ठीक है, व्यापारिक पवनों की मेखला में ही डोलड्रम पेटी तथा अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र पाया जाता है। ठीक है, चलिए डोलड्रम के बारे में बात कर लेते हैं। कह रहा है कि भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री अक्षांशों तक निम्न वायुदाब की मेखला पाई जाती है। यहाँ हवा के ऊपर उठते रहने से क्षैतिज वायु संचरण की गति अत्यधिक मंद हो जाती है और वातावरण प्राय शांत रहता है। अतः इस शांत पेटी को, या फिर इसे शांत पेटी अथवा डोलड्रम कहते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हवाएं बहुत ज़्यादा शांत हो जाती हैं, क्योंकि ये क्षैतिज ऊपर की ओर वर्टिकली उठती जाती हैं। ठीक है, तो हवा तो हमें ऐसे लगेगी जब पवन चलेगी तभी, लेकिन ऊपर उठ रही तो हमें हवा फील नहीं होगी, इसीलिए 5 डिग्री जो होता है अक्षांश दोनों तरफ, उसके बीच में डोलड्रम की जो अवस्था है वो बनती है। डोलड्रम का विस्तार प्रत्येक स्थान पर अविच्छिन्न मेखला में नहीं होता है। विषुवत परिवर्तन के अनुसार इसकी स्थिति में परिवर्तन आता है। सूर्य के उत्तरायण के साथ ही उत्तर की ओर खिसक जाती हैं तथा दक्षिणायन के समय दक्षिण की ओर खिसक जाती हैं। आगे कह रहा भूमध्य रेखा के सहारे डोलड्रम 3 क्षेत्रों में पाए जाते हैं। हिंद प्रशांत डोलड्रम, भूमध्य रेखी अफ्रीका के किनारे बसे जो भी क्षेत्र है वहां पे, भूमध्य रेखी मध्य अमेरिका के किनारे, जो भी पश्चिमी किनारे पर जो भी बसे हुए हैं वहां पे। ठीक है, डोलड्रम जो है आपको देखने को मिलेगा। डोलड्रम की पेटी में संवहनी धाराएं दिन के समय ऊपर उठती हैं तथा दोपहर पश्चात गरज व बिजली के चमक के साथ तेज वर्षा करती हैं, जिसे
4 बजे की वर्षा कहा जाता है। यहाँ पे 4 बजे रोज वर्षा हो जाती है। आगे हम लोग यहाँ पे पछुआ पवनों के पूर्वा पवनों के बारे में पढ़ चुके हैं, ईस्टर्ली के बारे में पढ़ चुके हैं। आगे हम लोग को पढ़ना है वेस्टर्लीज के बारे में, पछुआ पवनों के बारे में। चलिए देखते हैं। कह रहा है उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंध से ध्रुवीय निम्न वायुदाब कटिबंधों की ओर चलने वाली पश्चिमी पवनों को पछुआ पवनें कहा जाता है। पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण उत्तरी गोलार्ध में इनके प्रवाह की दिशा दक्षिण पश्चिम यानी कि दक्षिण पश्चिम से इधर से दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व इस तरह से ये हवाएं चलती हैं, तथा दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम यानी कि उत्तर पश्चिम इधर से इधर की ओर हो जाती है। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं। आगे कह रहा है उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा दक्षिणी गोलार्ध में पवनों का प्रवाह अधिक स्थायी और निश्चित होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्थलीय भाग कम है दक्षिणी गोलार्ध में। सर्वश्रेष्ठ विकास 40 से 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य होता है, क्योंकि यहाँ पर स्थलीय भाग का अभाव रहता है। यहाँ के प्रचंड वेग के कारण दक्षिणी गोलार्ध में इन पवनों को अक्षांशीय स्थितियों के आधार पर गरजता 40, प्रचंड 50, चीखता 60 इनके नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग पोलर विंड्स के बारे में बात करते हैं, ध्रुवीय पवनों के बारे में। कह रहा है ध्रुवीय उच्च वायुदाब वाले क्षेत्रों से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब वाले क्षेत्रों की ओर प्रवाहित होने वाली पवनों को ध्रुवीय पवनें कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध में ये उत्तर पूर्व की दिशा से चलती हैं। ठीक है, क्या है, उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व की दिशा से चलती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में इनकी दिशा दक्षिण पूर्व होती है। इस पवन में तापमान कम होने के कारण जल वाष्प धारण करने की क्षमता कम होती है। ठीक है, ध्रुवीय पवनें पछुआ पवनों से मिलकर चक्रवातों और प्रतिचक्रवातों को उत्पन्न करती हैं। ये हम आगे वाताग्र वाला जो टॉपिक पढ़ेंगे वहां पे अच्छे से समझ लेंगे। चलिए अब आगे हम लोग थर्ड टाइप के आ गए हैं, सामयिक पवनें या फिर मौसमी पवनों के सीजनल विंड्स के बारे में बात करेंगे यहाँ पे। चलिए देखते हैं सीजनल विंड्स क्या होती हैं। कह रहा है जिन पवनों की दिशा मौसम या समय के अनुसार परिवर्तित हो जाती है उन्हें सामयिक पवनें कहा जाता है। इन्हें भूमंडलीय पवनों का रूपांतरित रूप माना जाता है। ये पवनें 3 प्रकार की होती है, मानसूनी पवनें, स्थल समीर, समुद्र समीर, पर्वत समीर और घाटी समीर। चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मानसूनी पवनों के बारे में बात कर लेते हैं। ये पवनें ऋतु परिवर्तन के साथ अपनी दिशा पलट देती हैं, अतः इन्हें मानसूनी पवनें कहते हैं। मानसूनी पवनें ग्रीष्म ऋतु में समुद्र से स्थल की ओर, यानी जो ग्रीष्म ऋतु होगा उसमें समुद्र से स्थल की ओर चलेंगी, तथा शीत ऋतु में समुद्र की ओर चलती हैं, स्थल से समुद्र की ओर। इनकी उत्पत्ति कर्क व मकर रेखाओं के बीच व्यापारिक पवनों की पेटी में होती है। मानसूनी पवनें भूमंडलीय पवन व्यवस्था और स्थानीय कारकों की पारस्परिक क्रिया के परिणाम है। इसके अंतर्गत धरातल तथा क्षोभमंडल दोनों में ही घटित होने वाली क्रियाएं शामिल हैं। ठीक है, आगे कह रहा है मानसूनी पवनों के प्रमुख प्रभाव क्षेत्र भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, दक्षिण पूर्वी एशिया, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी चीन और जापान है। एवं यहाँ इनकी सबसे आदर्श दशाएं मिलती हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारी मानसूनी पवनें। आगे हैं स्थल समीर, इनके बारे में हम बात करेंगे। रात्रि के समय सागर तटीय क्षेत्रों में स्थल से समुद्र की ओर चलने वाली दैनिक हवाओं को जो पवनें हैं उनको हम लोग क्या बोलेंगे, स्थल समीर बोलेंगे। कहाँ से? ये स्थल से समुद्र की ओर चलेंगी। ठीक है, नहीं, हाँ, स्थल से समुद्र की ओर चलेंगी। इन पवनों की उत्पत्ति का संबंध स्थलीय व जलीय सतह के ऊष्मन व शीतलन की प्रक्रिया में है। क्यों? क्योंकि जो पानी है वो देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है, लेकिन जो स्थल है वो क्या होता है, जल्दी से गर्म और जल्दी से ठंडा होता है। इसी वजह से ये जो पवनें हैं ये उत्पन्न होती हैं। सूर्यास्त के पश्चात स्थलीय सतह से तीव्र विकिरण के कारण सतह के शीतलन के फलस्वरूप उच्च वायुदाब का तथा जलीय सतह पर अपेक्षाकृत निम्न वायुदाब का विकास होता है। फलतः उच्च वायुदाब के केंद्र से निम्न वायुदाब की केंद्र की ओर स्थल समीर की उत्पत्ति हो जाती है। ठीक है, इनकी उत्पत्ति सूर्यास्त के पश्चात होती है कि जो दोपहर से पहले ये हवाएं पूर्णतः समाप्त हो जाती हैं। इनका प्रभाव उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में वर्ष भर तथा शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में केवल ग्रीष्म ऋतु में होता है। आगे हम लोग सागर समीर के बारे में बात करेंगे। तो सागर समीर यहाँ पे कहा जा रहा है दोपहर के समय समुद्र से स्थल की ओर अपवाहित होने वाली दैनिक पवनों को सागर समीर कहते हैं। इनकी भी उत्पत्ति का संबंध सागरीय व जलीय भाग के ऊष्मन व शीतलन की प्रक्रिया से है। दोपहर के समय अधिक तापमान के कारण स्थलीय सतह पर निम्न वायुदाब का तथा जलीय सतह पर अपेक्षाकृत उच्च वायुदाब का विकास होता है, जिससे सागर समीर की उत्पत्ति होती है। इसका प्रभाव दोपहर से सूर्यास्त तक होता है। ठीक है, तो ये आप इस तरह से यहाँ पे देख सकते हैं।
चलिए अब हम लोग पर्वत समीर व घाटी समीर के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। रात्रि के समय पर्वत चोटियों से घाटियों की तरफ प्रवाहित होने वाली पवनों को पर्वत समीर की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, यानी कि जो पर्वत से घाटी की तरफ चलेगी उसे हम लोग पर्वत समीर बोलेंगे, वो भी कब? रात्र में। ठीक है, तो आगे कह रहा है रात्रि में पर्वत चोटियों से तीव्र विकिरण के कारण हवाएं ठंडी व भारी होने से पर्वतीय ढाल के सहारे घाटियों की तरफ गति करने लगती हैं। वहीं घाटियों से पर्वत चोटियों की ओर पर्वतीय ढाल के सहारे अपवाहित होने वाली पवनों को घाटी समीर कहते हैं। ये प्रायः गर्म होती हैं। तो ये हो गया आपका पवनों का प्रकार, जो है पवनें आप पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे वाताग्र चक्रवात और प्रतिचक्रवात के बारे में, और उसके बाद जो लास्ट टॉपिक होगा वो वर्षण के बारे में आपका टॉपिक होगा। और उसके बाद आपकी जो क्लाइमेटोलॉजी है वो लगभग कंप्लीट हो चुकी होगी। एक छोटा सा टॉपिक बचेगा जो क्लाइमेट है अलग अलग जगह पे, उसके बारे में बात कर लेंगे वो भी हम लोग। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा और आपका टॉपिक भी अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।